ओके अब मैग्ज़ेडिमा हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थायराइड सॉलिटरी नोड्यूल, ठीक है, यानी डिस्क्रीट सॉलिटरी नोड्यूल के साथ भी पेशेंट आ सकता है। या मोस्टली आपको एक सिनेरियो देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि एक पेशेंट आया और उसकी थायराइड में स्वेलिंग थी, और अपॉन एग्जामिनेशन देखा हमने वो डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल थी या डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग थी, तो अब आप इसकी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान लिखें, ठीक है। सो ये जो डिस्क्रीट सी यानी थायराइड के अंदर एक डिस्क्रीट सी स्वेलिंग के साथ आता पेशेंट, ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि ये एक कॉमन कंडीशन है आपकी बुक के मुताबिक, और तकरीबन 4 to 7% पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो इस कंप्लेन के साथ आते हैं। अब ये जो थायराइड के अंदर डिस्क्रीट स्वेलिंग है, ये 2 तरह की हो सकती है, यानी नंबर 1 ये सॉलिटरी हो सकती है, और नंबर 2 बेटे ये डोमिनेंट हो सकती है। सॉलिटरी जो है उसमें सिंगल नोड्यूल होती है, लेकिन वो नोड्यूल इम्पैल्पेबल होती है, यानी ऐसे मैं पैल्पेट करूँ तो अंदर एक नोड्यूल फील नहीं होगी मुझे, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो सॉलिटरी के साथ ही आ रहे होते हैं, अप टू 70% जो है वो उनकी एक सॉलिटरी सी नोड्यूल बनी हुई होती है जो पैल्पेट नहीं होती, लेकिन हम CT FNAC करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो हमें पता चल जाएगा कि अंदर है एक नोड्यूल। जबकि डोमिनेंट वो होती हैं जो मल्टीपल हो सकती हैं, और ज़ाहिर है जो पैल्पेबल होती है, ईजिली पैल्पेट हो रही होती है, थोड़ी इनलार्ज्ड होती है, लेकिन ये लेस कॉमन है। 30% लोगों के अंदर जो है वो डोमिनेंट थायराइड नोड्यूल आपको मिलती है, या डोमिनेंट थायराइड स्वेलिंग आपको मिलती है। उसके बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या ट्रीटमेंट है वो हमने किस तरह से करना होता है, वो कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो एक डोमिनेंट थायराइड नोड्यूल है ना आपके गले के अंदर, या डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग है, इसके अंदर 15 to 20% चांसेस होते हैं, या चांसेस होते हैं, परसेंटेज होती है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमें इस पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। अब जो आपके पास सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है, डिपेंड करता है, हो सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है इसके अंदर जो टिशू है वो हाइपो फंक्शनिंग है, या ये भी हो सकता है कि टिशू इसके अंदर हाइपर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर रिस्क है कि ये मैलिग्नेंसी कर सकती है। नाउ हम लोग डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं? पेशेंट था और वो कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी बहुत एनलार्जमेंट है, ठीक है, और अगर वो फील कर रहा है तो नोड्यूल फील नहीं हो रही तो वो सॉलिटरी है, लेकिन हम कर रहे हैं फील हो रही है, उसको भी फील हो रही है, तो दैट इज़ डोमिनेंट ना। अब फर्दर हम लोगों ने इसकी फर्दर कुछ ट्रीटमेंट प्लान करना है, जिस पर ज़ाहिर है हम लोग इसका T3 कराएंगे, T4 कराएंगे, TSH कराएंगे। हमने कहा कि ये हाइपो भी हो सकती है, हाइपर भी हो सकती है, और उसी हिसाब से फिर ये ऑल्टरेशन आएगी। अगर T3 T4 ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर हम लोग जो है वो क्या कराते हैं, इसका थायराइड स्कैन कराते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि टिशू हाइपर फंक्शनिंग है या स्पेसिफिक जो नोड्यूल्स हैं वो हाइपर फंक्शनिंग है, ठीक है। सो थायराइड स्कैन के बाद आपको बताया हमारे पास 3 पैटर्न आ सकते हैं, वार्म पैटर्न हो सकता है, हॉट पैटर्न हो सकता है, और कोल्ड पैटर्न हो सकता है। हॉट में वो थायराइड स्कैन नॉर्मल जितना ही वार्म में ले रहा होगा सो नॉर्मल होगा। हॉट में वो आइसोटोप जो है इसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट कर लेगा, और इसका मतलब है वो हाइपर फंक्शनिंग है। और कोल्ड में वो बिल्कुल आइसोटोप का अपटेक नहीं करेगा थायराइड टिशू, इसका मतलब है वो हाइपो फंक्शनिंग है। तो एक हम T3 T4 TSH कराएंगे, दूसरा हम थायराइड स्कैन कराएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड का ये होता है कि ये हमें बता देगा कि अंदर जो ग्रोथ है वो सिस्टिक ग्रोथ है, वो सॉलिड ग्रोथ है, और नंबर 2 हमें ये बता देगा कि उसके अंदर इफ नोडुलैरिटी है तो कैसे है, मल्टी नोड्यूलर है या नहीं है, और साथ में हमें लिम्फेडिनोपैथी के बारे में भी बताएगा कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। लास्ट चीज़ जो हमने डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग में करनी होती है वो FNAC है, और FNAC जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये आपने याद रखना है। FNAC के थ्रू हम बहुत सारी डिफरेंट थायराइड के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक कोलाइड नोड्यूल है, मिड्यूलरी कार्सिनोमा, थायराइडाइटिस है, पेपिलरी कार्सिनोमा या लिम्फोमा वगैरह। इनके बारे में ये हमें आपने FNAC के कुछ स्कोरिंग होती है, बायरेट स्कोरिंग मेरा ख्याल है उसको कहते हैं, जिसपे FNAC के ना वो ग्रेडिंग करके हमें देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन आपने याद रखना है कि थायराइड के अंदर ये बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, ठीक है। इफ़ हमें लग रहा है कि जो FNAC हमने की उसके ऊपर जो रिजल्ट था वो नॉन डायग्नोस्टिक है, तो एंड पे हम बायोप्सी भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में नहीं भी करते। तो अगर एक पेशेंट डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग के साथ आ रहा है, वो स्वेलिंग आगे सॉलिटरी या डोमिनेंट हो सकती है। सॉलिटरी का मतलब नॉन पैल्पेबल एंड डोमिनेंट का मतलब पैल्पेबल है। अब उस स्वेलिंग की आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना है? T3 T4 TSH, थायराइड स्कैन, अल्ट्रासाइनोग्राफी, FNAC और बायोप्सी। नाउ द लास्ट थिंग इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली हमने ट्रीटमेंट जो है वो इसकी सर्जरी ही करनी होती है, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर मैलिग्नेंसी का जो चांस है वो 15 to 20% है। बहरहाल इसकी ट्रीटमेंट की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग DDs की बात कर लेते हैं कि अगर वो कह रहा है एक पेशेंट आ रहा है और उस पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है या मिड लाइन है नेक की, वहाँ हमें एक थायराइड के लेवल पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। सो इफ़ वो कह रहा है कि डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग है, तो आप DDs बनाएंगे ये क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 बेटे कि ये कोई भी टॉक्सिक
टॉक्सिक एडिनोमा हो सकता है जिसके अंदर हमने कहा एक नोड्यूल हाइपर फंक्शनिंग होगी, ठीक है। नंबर 2 ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक सॉलिटरी थायराइड स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी कि जो टॉक्सिक ना हो, मे बी नॉर्मल फंक्शनिंग हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा बेटे ये थायराइड की कोई सिस्ट हो सकती है, या हमने जो पहले डिस्कस किया था थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकती है जो रेमिनेंट था थायरोग्लॉसल डक्ट के अंदर। उसके बाद ये कोई भी फॉलिक्यूलर एडिनोमा हो सकता है, सेम एज फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, क्योंकि एक डिस्क्रीट सी स्वेलिंग है ना, हमें नहीं पता क्या है, तो वो स्वेलिंग जो है वो एडिनोमा हो सकता है, वो स्वेलिंग एडिनोमा कार्सिनोमा हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपने इसके जो डीडीज हैं डिफरेंट वो याद रखने हैं। नाउ द लास्ट थिंग, इसके ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि अगर एक वो डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल के साथ या स्वेलिंग के साथ आ रहा है तो हम सर्जरी कर देते हैं ना। वो कहते हैं कि सर्जरी की क्या इंडिकेशन है, मतलब आपने कब सर्जरी करनी है। हमने तब सर्जरी करनी है अगर तो हमें लगता है कि कार्सिनोमा का रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर FNAC के ऊपर पॉजिटिव फाइंडिंग है, अगर उसकी एज लेस देन 20 ईयर है या एज मोर देन 50 ईयर है, तो भी हम जो है डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल या स्वेलिंग के बाद क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेल सेक्स है या फिर अगर मैं देखूंगी वो नोड्यूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड और फिक्स है, या फिर मैं देखूंगी साथ में रिकरेंट लरेंजियल नर्व पॉलिसी जो है वो हुई हुई है, उसके साइन सिम्टम्स मौजूद हैं, लिम्फेडिनोपैथी है तो वो भी मैलिग्नेंसी को ही इंडिकेट कर रही है, और अगर एक सिस्ट वहाँ पे बनती है और वो रिकरेंट सिस्ट है तो भी हम थायराइडेक्टमी कर देंगे। अगर वो टॉक्सिक एडिनोमा है या फिर वो पेशेंट के अंदर बहुत सारे डिस्कम्फर्ट या प्रेशर सिम्टम कर रहा है तो भी हम थायराइडेक्टमी कर देते हैं, क्लियर। तो अगर एक पेशेंट डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल या डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग के साथ है तो कब आपने थायराइडेक्टमी करनी है, जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बुक के अंदर ना एक और वो भी बना हुआ है, एक टेबल सा बना हुआ है, उसको भी आप लोग दे सकते हैं कि अगर एक पेशेंट आ रहा है और वो आ रहा है डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल के साथ, तो आपने क्या किया, आपने FNAC की, ठीक है, और FNAC पे अगर आपको लग रहा है मैलिग्नेंसी है, ऑल्दो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है FNAC मैलिग्नेंसी या बिनाइन कंडीशन को या मैलिग्नेंट को, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि है मैलिग्नेंसी तो फिर हम थायराइडेक्टमी कर देते हैं। अगर हमें लग रहा है कि सस्पिशियस सा रिजल्ट है, ठीक है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी सस्पिशियस रिजल्ट है, तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन करते हैं, और रेडियो एक्टिव आयोडीन पे अगर वो हॉट या कोल्ड आता है यानी हाइपो या हाइपर फंक्शनिंग है तो भी हम थायराइडेक्टमी कर देते हैं, क्लियर। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास क्या है वहाँ पे सिस्ट आ जाती है तो सिस्ट को ना हम पहले एस्पिरेट करते हैं, लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो फिर भी हम थायराइडेक्टमी कर देते हैं। कोलॉइड नोड्यूल है अगर, तो कोलॉइड नोड्यूल के बाद भी हमने क्या करना है, कोलॉइड नोड्यूल है तो कोलॉइड नोड्यूल के बाद भी हम लोग उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, T4 थेरेपी देते हैं, अगर प्रेशर सिम्टम या डिस्कम्फर्ट है तो भी हम थायराइडेक्टमी करेंगे। और अगर हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो नॉन डायग्नोस्टिक है तो FNAC रिपीट करा लेते हैं। बहरहाल मुझे कोई इसकी ऐसा वो नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह याद कर लें, आ जाता है पेपर में समटाइम कि एक पेशेंट है डिस्क्रीट या सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल के साथ, तो अब आप उसका ना वो लिख दें। डिस्क्रीट के साथ हमने ये करना होता है, इफ़ सॉलिटरी है तो उसमें लोबेक्टमी करते हैं, तो डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूल अगर है तो आपने उसकी मैनेजमेंट इस तरह से करनी है डिपेंडिंग अपॉन FNAC। बहरहाल आप सिर्फ सर्जरी या थायराइडेक्टमी लिख दे और इंडिकेशन लिख दे और मैलिग्नेंसी का रिस्क लिख देना तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। अब एक कंडीशन और है बेटे जिसको हम कहते हैं रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर। नाउ व्हाट इज रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर? रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर का मतलब होता है कि जब आपका जो ग्लैंड है, ग्लैंड का जो लोअर पोल है ना, वो लोअर पोल अगर इनलार्ज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर कहते हैं। ये लोअर पोल उन लोगों में इनलार्ज होता है जिनकी नेक बहुत शॉर्ट होती है या जिनके प्री ट्रेकियल मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंप्लेन ये होती है कि पेशेंट जो है वो डिस्फेजिया के साथ आ रहा होता है, डेस्निया के साथ आ रहा हो, स्पेशली उसका ये दम घुटता है, सांस बंद होता है रात के टाइम। और बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर साइन होता है कि उसकी जो नेक की सुपरफिशियल वेन्स होती है ना वो इनगॉर्ज हो जाती हैं जब वो अपनी आर्म्स को अबव रेज करता है। तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि अपनी बाजू दोनों ना सीधी ऊपर कर लें, ऐसे दोनों बाजू ना सर से ऊपर की तरफ स्ट्रेट ऊपर लेके चले जाएं। जैसे वो मैच देखते हैं ना आप, एक तो 4 के लिए ऐसे वो हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं ना, 6 का देने के लिए जो एम्पायर है वो कैसे करता है, ऐसे ऊपर लेके जाता है बाजू, ठीक है। तो उस तरह हम इसकी बाजू कराते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर 3 to 5 मिनट। तो उसका जो फेस होता है वो बहुत रेड हो जाता है, और वो इसलिए रेड हो जाता है क्योंकि रेट्रोस्टर्नली अगर ग्वाइटर मूव कर रहा होगा तो जो सुपरफिशियल वेन्स वगैरह जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर रिटेन होता है। रिटेंशन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो इनगॉर्ज हो जाती हैं और चेहरा फ्लश करना शुरू हो जाता है, बहुत रेड हो जाता है। इसको हम कहते हैं पम-बर्टन साइन। क्या कहते हैं? पम-बर्टन साइन, ठीक है। और साथ में हम इसका चेस्ट एक्सरे करेंगे, CT करेंगे, ये देखने के लिए कि एक्सटेंशन
कितनी है। और आपने इसके अंदर याद रखना है कि ट्रीटमेंट हमारे पास यही होता है कि हम एंटी थायराइड ड्रग्स वगैरह नहीं देते, क्योंकि अगर हम बाहर से ड्रग्स देंगे T3 T4 बाहर से देना शुरू कर देंगे तो, या फिर अगर हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे T3 T4 कम होंगे, ऊपर से TSH ज़्यादा आएगा तो वो इसकी ग्रोथ मज़ीद इन्हांस करेगा और डिस्कम्फर्ट के सिम्टम ज़्यादा क्रिएट होंगे। इसलिए मोस्टली जो है वो हम लोग इसमें भी सर्जरी ही करते हैं, और सर्जरी के दौरान या तो हम इसको फिंगर के थ्रू, वो कहता है डिलीवर करा लिया जाता है, अगर ना कराया जाए तो फिर स्टेनोटमी हमें करनी पड़ती है। सो दिस इज़ आसान सा रेट्रोस्टर्नल गॉइटर, इसमें पॉम्बर्टन साइन आपने याद रखना है। नो तो लास्ट थिंग होती है बेटे हमारे पास थायराइडाइटिस। ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। थायराइडाइटिस का मतलब है कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे ना इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अब इस इन्फ्लेमेशन के 2-3 पैटर्न है। एक होती है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। इस क्रॉनिक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन को हम हाशीमोटोज थायराइडाइटिस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ हाशीमोटो थायराइडाइटिस? इसमें बेसिकली ये होता है बेटे कि एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट थायराइड पेरोक्सीडेज, और जब फॉर एग्जांपल ये आपका थायराइड ग्लैंड है एंड दिस इज थायराइड पेरोक्सीडेज और एंटीबॉडी बनी और इसके साथ आके रिएक्ट करी है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो फ़ौरन इनके इर्द गिर्द क्या होगा? लिम्फोसाइट्स आएंगे, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। लिम्फोसाइट्स अंदर आएंगे और इनिशियली जो है इंजरी क्रिएट होगी, तो जितना भी T3 T4 है ना वो ज़्यादा रिलीज़ होगा और पेशेंट की बॉडी में हाइपर वाले सिम्टम्स आएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लिम्फोसाइट पूरे ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब ग्लैंड सारा डिस्ट्रॉय होगा, T3 T4 नया नहीं बनेगा क्योंकि थायराइड पेरोक्सीडेज भी इनएक्टिवेट हो रहा है, तो फिर पेशेंट कहाँ चला जाएगा बेटे? हाइपो में चला जाएगा। सो इसमें जो है वो पेशेंट की सडन सी, और जब वो हाइपो में जाएगा तो ऊपर से TSH ज़्यादा आएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा तो एनलार्जमेंट हो सकती है। तो पेशेंट की एक सडन पेनफुल स्वेलिंग होती है पहले, फिर डिफ्यूज एंड लोकलाइज स्वेलिंग होती है, बहुत ही फिम हार्ड एंड फाइब्रोज्ड एरिया फील होता है। पहले हाइपर है, बाद में हाइपो होता है। डायग्नोसिस के लिए यही हम करते हैं कि एंटीबॉडी चेक करते हैं अगेंस्ट TPO, वो पॉजिटिव आ जाती है, साथ में हम T3 T4 TSH लेवल कराएंगे और साथ में बेटे हम FNAC भी करा सकते हैं। बहुत क्रॉनिक स्टेजेस तक अगर ये रहेगा तो सम टाइम ये लिम्फोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये बात याद रखना आगे कैंसर में रिलेट होगी। नाउ द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट यही होता है बेटे कि हम इनमें क्या कर सकते हैं? हम इनमें बाहर से 150 माइक्रोग्राम लेवोथैरोक्सिन देंगे। अगर गॉइटर का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप स्टेरॉइड्स देना शुरू कर दें, और अगर वो डिस्कम्फर्ट कर रहा है तो आप थायराइडेक्टमी करें। तो एक तो आपने बाहर से लेवोथैरोक्सिन देना डेली 150 माइक्रोग्राम पर डे। अगर हमने कहा कि गॉइटर है का साइज़ बहुत बड़ा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर है तो फिर आप साथ में स्टेरॉइड दोगे ताकि ये स्वेलिंग जो है वो रिग्रेस हो जाए। और तीसरी बात कि अगर वो डिस्कम्फर्ट कर रहा है, जो कि रेयरली ही करता है लेकिन इफ़ कर रहा है, तो थायराइडेक्टमी की जा सकती है। नंबर 2 जो चीज़ है आसान सा बस रह गया, दैट इज़ ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। नाउ ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस बेसिकली वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। मोस्टली कौन सा वायरल इन्फेक्शन? मम्स है, मीज़ल है या इप्स्टन बार वायरस है, तो इनके बाद क्या होगा? वहाँ पे एक थायराइडाइटिस क्रिएट होता है, इसको सब एक्यूट डीक्विवियंस थायराइडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी इनिशियली इंजरी की वजह से हाइपर हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, लेकिन बाद में ये भी हाइपो में कंडीशन मूव कर जाएगी, और इन पेशेंट का ESR लेवल जो है वो रेज्ड होता है, जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एक्यूटली पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, इसमें प्रेडनिसोलोन दे के पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम बाद में देखें थायराइड फेलियर है तो फिर हमें बाहर से लेवोथैरोक्सिन देनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज रीडल्स थायराइडाइटिस। बेटे ये जो रीडल्स थायराइडाइटिस है इसमें आपने याद रखना है एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब वो फाइब्रोसिस पहले तो यहाँ होती है, फिर कैप्सूल में जाती है, फिर मसल्स को, फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती है। फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है तो ये एनाप्लास्टिक ट्यूमर जैसी लगती है, और इसको एनाप्लास्टिक ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। हम इसमें भी पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं, लेवोथैरोक्सिन देते हैं और रेयरली सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो ये थायराइडाइटिस की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें हाशीमोटो थायराइडाइटिस जो ऑटो इम्यून है, उसके बाद ग्रेनुलोमेटस जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, और रिडल्स जिसमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हुई हुई होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने एक डिस्क्रीट थायराइड नोड्यूलर स्वेलिंग की बात की है, जो कि आगे से फर्दर सॉलिटरी या डोमिनेंट हो सकती है। उसका डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और उसके बाद आपके पास ये थायराइडाइटिस की 3 कंडीशंस है।